नमस्ते, सुप्रभात सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर यायावर साम्राज्य। मैं आज यायावर साम्राज्य के नोट्स आपको समझाने वाला हूँ। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम टाइम इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। बने रहे वीडियो के साथ। यायावर साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं व 14वीं शताब्दी में चंगेज़ खान के नेतृत्व में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य यूरोपीय व एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। यायावर का अर्थ है घुमक्कड़ पर्वती के लोग। इसमें यायावर वे लोग हैं जो मंगोल साम्राज्य के अंदर आते हैं। मंगोल साम्राज्य, जिसने 13वीं व 14वीं शताब्दी में चंगेज़ खान के नेतृत्व में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की, वह यूरोप व एशिया महाद्वीप तक उस साम्राज्य को फैला दिया। मंगोल साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। इस साम्राज्य के जानकारी के स्रोत हमें इतिवृत्तों, कहानियों, यात्रा वृत्तांतों, नागरिक साहित्यकारों, इतिहासकारों, दस्तावेजों आदि से प्राप्त होते हैं। कुछ स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी भाषाओं से मिले हैं। मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी के स्रोत हमें इतावली, लैटिन, फ्रेंच, रूसी स्रोतों से भी मिलते हैं। कृषि पर आधारित चीन की सामाजिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में वे एक हैं सामान्य और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे, परंतु इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा। कृषकों पर भी मंगोल साम्राज्य ने अपना अनेकों प्रभाव छोड़ा। भूमिका। 13वीं व 14वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप व एशिया महाद्वीप महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति से बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज़ खान ने मंगोलों को 1162 से 1227 ईस्वी में संगठित किया। 1262 में चंगेज़ खान का जन्म है व 1227 में इसकी मृत्यु। चंगेज़ खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातीय का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूर भागी थी। चंगेज़ खान की सोच एक महासंघ बनाने तक की नहीं थी, उसकी सोच विश्व पर राज करने की थी। उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता। चंगेज़ खान के वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज़ खान के स्वप्न को भी सार्थक किया। चंगेज़ खान के पहले पोते मोनके। 1251 से 66 ईस्वी में इसने फ्रांस के शासक लुई नौवे को चेतावनी दी। लुई नौवे उस समय फ्रांस का एक महान शासक था, जिसे मोनके ने चेतावनी दी। दूसरे पोते बाटू ने अपने 1236 व 41 के कार्यकाल के दौरान अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला और पोलैंड, हंगरी पर विजय प्राप्त की और वियना के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ा। अब हम पढ़ेंगे मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। मंगोल विविध जनसमुदायों का एक निकाय थी, जो भाषागत समानता होने के कारण परस्पर जुड़े हुए थे। मंगोल साम्राज्य विविध जनसमुदायों की निकाय थी, लेकिन इनकी भाषा एक समान होने के कारण वह एक स्तर पर परस्पर जुड़े हुए थे। इस समुदाय के लोग पशुपालक और शिकारी संग्रह के थे। पशुपालक लोग समाज घोड़े, भेड़ और ऊँटों को पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहते, यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे, लेकिन शिकारी लोग इनके विपरीत साइबेरियाई वनों में रहते थे तथा पशुपालक की तुलना में वे गरीब थे। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई भी नगर नहीं उभर पाया। मंगोल तंबुओं और जड़ों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते। जहाँ अधिक ठंड पड़ती, वे वहाँ से गर्मी की ओर बढ़ते, ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर, जहाँ अपने वे पशुपालन को घास के मैदान में ले जा सकें, वह उन्हें घास की पूर्ति पूरी हो सके। खानाबदोश आपदा के समय पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते थे।
जब खानाबदोश की आपदा आ जाती तो वह पशुधन को प्राप्त करने के लिए चीनियों से लूटपाट भी करते। कुछ परिवारों के समय आक्रमण करने व रक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते व परिसंघ बना लेते। कुछ समुदाय अपने से अधिक समग्र व परिसंघ कुलों से मित्रता रखते। जब लूटपाट के दौरान उन पर हमला होता तो वह उनसे सहायता मांग सकें। मंगोल और चीनियों के बीच व्यापार और झड़प। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए अनेक पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। ये कबीले चीन से प्राप्त उत्पाद, लोहे के उपकरण, अनाज लाते व निर्यात में घोड़े, फड़, स्टेपी में पकड़े गए शिकार को करते थे। दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते। कभी कभी ये लूटपाट भी करने लगते थे। इन सीमावर्ती झड़पों से स्थायी समाज कमज़ोर पड़ने लगा तथा उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को भी लूटा। दूसरी ओर यायावर लूटपाट कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते, जिससे इससे कम क्षति होती, लेकिन जो स्थायी समाज था उससे अनेक क्षति होती। स्थायी समाज में चीनी लोग आते थे। इनसे रक्षा के उपाय। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही इन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दी व 3 शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया जाने लगा, जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में हम जानते हैं। लास्ट टॉपिक, भौगोलिक स्थिति। पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थीं। दक्षिणी भाग को शुष्क गोबी का मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में उनोन और सेलेंगा जैसी नदियाँ और बर्फीली पहाड़ियों से झरने का पानी सिंचित हो रहा था। इसके मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मंगोल कौन थे और मंगोल के सामाजिक जीवन की विशेषता बताइए। सेकंड, मंगोल और चीनियों में विवाद के कारण बताइए। चंगेज़ खान कौन था, उपलब्धियां बताइए। मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं, यास क्या है। मंगोल और बेदाइन समाज की यायावरी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि आपके विचार में किस तरह के उनके ऐतिहासिक अनुभव एक दूसरे से भिन्न हैं। मंगोलों की हस्तकारी पद्धति को समझाइए। ये क्वेश्चन आप देख लें जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंस है। धन्यवाद।